बहुत नुकसान हुआ है। मैं मान सकता हूं कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके आर्मी के कमांडर्स मारे गए हैं, लेकिन अगर मैं भारत के चैनल्स को देखूं तो साहब, ईरान खत्म हो चुका है। इजराइल अब मिडिल ईस्ट का बादशाह है और सारे के सारे लोग उसको डार्लिंग कह के पुकार रहे हैं, और वो इनविंसिबल है और दुनिया में जिसे चाहे उसे वहां जाकर वो मार सकता है। और हिंदुस्तान पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, और ईरान के जो सो कॉल्ड, वो कहते हैं जो मुल्ले हैं, मुल्ला, इनको अब कुएं में फेंकने का टाइम आ गया है। लेकिन बात ईरान के मुस्लिम या इस्लामिक राज की नहीं है, तो फिर सेम इस्लामिक राज तो फिर सऊदी में भी है, सेम किस्म का राज तो बहरीन के अंदर भी है, कतर में भी है, यूए के अंदर भी है। तो वहां उनको क्या मुल्ला राज नहीं नजर आता? जो सो कॉल्ड हमारे जो सारे के सारे जो टेलीविजन के ऊपर बैठे हुए जो हमारी सरकार के चमचे बैठे हैं, उसमें कई मिलिट्री वाले हैं, कई डिप्लोमेट्स भी हैं। दरअसल क्या है ना कि जब लोगों की समझ नहीं रहती ना, और फिर कहते हैं कि ईरान जाता जाए क्या फर्क पड़ता है, मेरे बाप का क्या जाता है, इस किस्म के शब्द यूज किए जाते हैं। भाई तो जाने दो, तो सीधा बोल दो मुझे ईरान नहीं चाहिए, उसमें कौन सा फर्क पड़ता है, आप कर लो। आपको ईरान की मुझे जरूरत नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट को, मोदी को, जयशंकर को कहना चाहिए कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। एक्चुअली इंडिया ने बोल दिया है, सच बात तो कहा जाए, उसने बोल दिया है। लेकिन मुसीबत यह है कि चाइना ने लपक लिया उसको। इंडिया ने तो कह दिया, इंडिया ने तो कह दिया कि मुझे एक किस्म से ईरान की परवाह नहीं है, मैं तो इसराइल के साथ खड़ा हूं। और चाइना के लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती थी? चाइना ने लपक लिया खड़े के। कहते हैं डॉलीवुड कैच आता है ना कभी कभार, डॉलीवुड कैच आता कई बार, तो ऐसे हाथों में बिल्कुल सीधा बस चाइना को ईरान ऐसे मिल गया। अभी कुछ लोग क्या कह रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, जो सीएनएन और बीबीसी जैसे भी हैं, कुछ और भी चैनल्स हैं जो कि सारे ज्यूज ओरिएंटेड चैनल्स हैं, वो कह रहे हैं कि कल शाम तक या 48 घंटे के अंदर आयतुल्ला खमनई की सरकार चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा वहां पर। लेकिन मैं आज एक हकीकत से अपने व्यूअर्स को रूबरू कराना चाहता हूं, और आप इस हकीकत को मानेंगे जो आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। ईरान के अंदर एक सरकार नहीं है, दो सरकारें हैं। ईरान में एक सरकार नहीं है, दो सरकारें हैं। ईरान में एक आर्मी नहीं है, दो आर्मी। ईरान की एक पूरी सत्ता आयतुल्ला खमनई चलाते हैं, और ईरान की पूरी दूसरी सत्ता आईआरजीसी चलाता है, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है। और वो पहली ऐसे क्या कह सकते हैं कि प्रॉक्सी टाइप की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पायलट्स भी हैं, जिसके पास एयरफोर्स भी है, जिसके पास एटॉमिक पावर प्लांट्स भी हैं, जिसके पास आर्मी भी है, जिसके पास सबमरीन्स भी हैं। कभी आपने इतना पावरफुल कोई प्रॉक्सी विंग देखा है कहीं पर? दूसरी बात, पिछले 50 सालों के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर जो इस्लामिक रजीम का जो डीएनए होता है वो भी अंदर तक चला गया है। तो उस डीएनए को अगर आप निकाल के मॉडर्नाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको वक्त लगेगा, उसके लिए भी 10-20 साल लगेंगे। इवन सऊदी को टाइम लगता है, यूएई को टाइम लगता है, बहरीन को टाइम लगता है। तो एक सिविल वॉर की अगर जब सिचुएशन आएगी तो वहां पे ईरान दो भागों में बटेगा। एक है आयतुल्ला खमनई वाला है जो नॉर्मल है, जो आईआरजीसी के साथ जाएगा, और एक पार्ट ऐसा है जो मॉडर्न आउटलुक चाहता है। लेकिन वो कमजोर है, वो बटे हुए हैं, वो मजबूत नहीं है। और आईआरजीसी कोई हिजबुल्ला नहीं है, आईआरजीसी हमास नहीं है, आईआरजीसी कोई क्या कहते हैं कि हुतीज नहीं है। आईआरजीसी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं आपको बताऊं, एक्सट्रीमली पावरफुल है। इससे ज्यादा पावरफुल प्रॉक्सी ग्रुप आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि अमेरिका अपनी फौज भेजेगा, इंडिया के कई चैनल्स बोल रहे हैं, अब बस कल देखिएगा इजराइल की सेना एंटर करेगी, अमेरिका की सेना एंटर करेगी। यार सेना तो इनकी अफगानिस्तान में भी एंटर की थी यार, हजारों सिपाही थे उनके, 50,000 से ऊपर तो अमेरिकन वहां पे आर्मी थी, 1 लाख से ऊपर आर्मी तो उनकी वियतनाम के अंदर थी अमेरिका की। तो क्या कर दिया उन्होंने भाई वहां पे? क्या वियतनाम को बर्बाद कर दिया? हाँ किया, लेकिन खुद भी तो बर्बाद होकर भाग के निकले ना। और जो अमेरिका ने अफगानिस्तान को जब क्विट किया है तो क्या मरे नहीं है कि वो लोग? क्या जब जब अमेरिका किसी वॉर में गया है, किसी कंट्री में अपनी सेना को लेके घुसा है, उसके घर में कॉफिन के अंदर हजारों लाशें वापस आई हैं उन अमेरिकन लोगों की जो मारे गए बिना किसी क्या कहते हैं कसूर के। और वो अमेरिका के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे साहब, अमेरिका के लिए वॉर नहीं लड़ रहे थे, वो दरअसल किसी और के लिए वॉर लड़ रहे थे। वियतनाम में किसी और के लिए वॉर लड़ी और वो शहीद हो गए। अफगानिस्तान में वॉर लड़ी किसके लिए? लेकिन वहां हजारों लोग शहीद हो गए। अब ये लोग ईरान में आके वॉर लड़ना चाहते हैं, तो यहां से भी उनके कॉफिन, उनकी लाशें फिर अमेरिका जाएंगी। वो कहेंगे हम किसके लिए लड़ रहे हैं यार, अब बताओ, लड़ाई इजराइल की थी, मर हम रहे हैं। है ना कमाल की बात?
मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो कुछ लोग बैठ के ईरान का फातिया पढ़ रहे हैं। तो भाई मत पढ़ो ना। कुछ तो ये कह रहे हैं कि अयातुल्ला खमनई जो है भाग गया देश छोड़ के और मॉस्को चला गया। भाई चला गया होगा, जाने दो ना, जिसको जहां जाना चला जाए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू भी साइप्रस चला गया भाग के। तो 100 किस्म की बातें हैं ना वहां पर तो। बट अगर आपकी आर्मी वहां पर आती है तो भाई 10 लाख की आर्मी तो उसकी भी है, 6.5 लाख एक्टिव और 3.5 लाख उसके रिजर्विस्ट हैं ईरान के। तो 10 लाख की आर्मी तो है ना उसके पास, ट्रेंड आर्मी है ना वो। तो आपको लगता है कि अगर आप सो कॉल्ड इसराइल की आर्मी को उतारना चाहते हैं तो उनके पास तो 1.5 लाख की आर्मी है। आप अमेरिका की आर्मी उतारोगे, कितनी उतार दोगे? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। लेकिन आप ईरान के आके 10 लाख की आर्मी को फेस कैसे करोगे? आप कैसे फेस करोगे बताओ ना मेरे को आप। और फिर आप कहोगे कि आप मारे नहीं जाएंगे और आपके फिर लाशें कफन में वापस ली जाएंगी। ये कैसे हो सकता है भाई? वन वे ट्रैफिक नहीं है ना, दुनिया में कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। और दूसरी बात, ईरान कोई इराक नहीं है, ईरान लीबिया भी नहीं है, ईरान कोई क्या कहते हैं ना सीरिया भी नहीं है। हमें सबक लेना चाहिए हिस्ट्री से भाई। कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसी हकीकतें आ जाती हैं जिसको आप सामने देख के भी आंखें बंद करके कोशिश करते कि नहीं है, लेकिन वो है सामने। कल्चरल चेंज हुआ है ना। 50 साल पहले जो रिजीम था रजा पहलवी का, तो कल्चरल चेंज हुआ ना वहां पे। तो कल्चरल चेंज जब होता है तो वो डीएनए में चला जाता है। आज 2 पुश्तें आ चुकी हैं वहां पर, और उसमें से अधिकतर लोग जो इस्लाम का जो रूल है उसके अंदर वो इनग्रेन्ड है, वो वहां से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल सकते। आप कहोगे कि एक दिन में यूरोपियन बन जाए, अमेरिकन बन जाए और मॉडर्न बन जाए एकदम से, नहीं बन सकते भाई, वो नहीं बन सकते वो। मुझे लगता है कि अगर ये सिविल वॉर का टाइम आया तो सिविल वॉर खतरनाक होगी। और कहीं अगर इसराइल की आर्मी और अमेरिकन आर्मी अगर एंटर की तो शायद, मैंने कहा ना कि लाशों के तो ढेर लगेंगे, लेकिन यकीन मानिए उन लाशों के ढेर में बहुत सारे, अगर 2 लाशें ईरानियन की हैं तो फिर उसमें से 1 लाश एक इजरायली और अमेरिकन की भी होगी। ये भी आप समझ के रखिएगा। कहते हैं ना, मैं बार बार आपसे एक किताब का जिक्र करता हूं, आर्ट ऑफ वॉर, सन त्जू की, जो चाइनीज है। ये सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप दुश्मन को आप कमजोर समझते हैं ना, तो फिर लाशों के ढेर तो अब इसराइल में भी लग रहे हैं, जिसकी फोटोग्राफी करने पर नेतन्याहू ने बैन लगा दिया है कि भाई वीडियो बाहर मत भेजो, हमारी बदनामी हो रही है। सैकड़ों लोग वहां भी मर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर गिर के वहां भी गजा का माहौल बन रहा है। क्या कहा जाए? मुझे लगता है कि मैं मान के चलता हूं कि अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, लेकिन मैं एक पागल ट्रंप की बात को मानने को तैयार नहीं है, जो सुबह कुछ और बोलता है, दोपहर को कुछ और बोलता है, रात को कुछ और बोलता है, अगली सुबह उठ के कुछ और बोलता है। 2 कदम आगे जाता है, 2 कदम पीछे जाता है। ऐसे आदमी पे क्या भरोसा करना कि वो अपने मुल्क को भी परेशानी में डाल दे, और उसके अपने रिपब्लिकन जो लोग हैं आधे से ज्यादा वो खिलाफ है कि तुम इसराइल के फटे में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो भाई? तुम्हें जरूरत क्या है अपने फटे में टांग अड़ाने की? हम लोग तो बैठ के कि G7 से वापस आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है, उसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, पर भाई दुनिया में कोई चीज वन वे ट्रैफिक नहीं होती है। तो ये कैसे सोच लिया कि ईरान अकेला ही खड़ा रहेगा? कल को खुदा ना खास्ता चीन और रशिया पूरी की पूरी आके खड़े हो गए उसके साथ में कि अगर वर्ल्ड वार करनी तो कर ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, लेट मी आल्सो फाइट, आई एम आल्सो सेंडिंग ऑल माई आर्मामेंट राइट नाउ टू ईरान। क्या करोगे आप? तब क्या करोगे आप बताओ ना मुझे ना। अगर वर्ल्ड वार होनी है और साथ में रशिया और चीन पूरी तरह से आके खड़े हो गए ईरान के, तब इसराइल क्या करेगा और तब अमेरिका क्या करेगा? सोचिएगा कभी। तो दुनिया में कोई वन वे ट्रैफिक नहीं होता है। दूसरी बात, एक आखिरी खबर थी, पाकिस्तान नॉट इन FATF लिस्ट, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें आपके ऊपर फाइनेंशियल बंदिशें लग जाती है दुनिया में, आप ग्रे लिस्ट में आते हो। इंडिया ने बहुत प्रयास किया, लेकिन यहां भी डिप्लोमेटिक हमें एक सेटबैक मिला है, क्योंकि 2 मेजर पावर उस टीम के अंदर जो पाकिस्तान को FATF में डाल सकती थी, वो थी चाइना और जापान। चाइना ने तो खैर अपोज करना ही था, तो मानते थे कि पाकिस्तान के पक्ष में जाएगा, लेकिन जापान पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया, और पाकिस्तान के खिलाफ एक भी व्यक्ति ने शायद वोट नहीं दिया है। ये डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो एक सेटबैक है हमारे लिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन चीजें हैं, होती रहेंगी। जरूरी नहीं कि जो चीज हम अपने चश्मे से देखें वही सही हो, जरूरी नहीं कि जो इंडियन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो सारी की सारी चीजें जो वो अपने चश्मे से देख रहे हैं वो सही हो। अखिल पाशा कहते हैं G7 में कुछ भी नहीं हुआ है, G7 में जॉइंट कम्युनिकेशन भी नहीं आया है, G7 में कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, G7 में ट्रेड के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, इकोनॉमी के बारे में बातचीत होनी थी वो भी नहीं हुई है वहां पर, इसको सिक्योरिटी समिट में कन्वर्ट कर दिया गया और कुछ भी नहीं हुआ है।
एक शब्द में कहूं तो G7 चूचू का मुरब्बा है। इससे ज्यादा क्या कहूं मैं। सिर्फ एक चीज हुई थी कि जहां पे सो कॉल्ड ट्रंप ने जाते जाते कहा कि G7 में से जब G8 था तो रशिया को निकाला जाना बहुत गलत हुआ, रशिया को वापस लाना पड़ेगा, G8 होना चाहिए था। और कहता है शायद टाइम आ गया है, ये G9 होना चाहिए। किसने कहा? ट्रंप ने कहा। G9, ये 9 नंबर कौन है भाई साहब? G9 का नवा मेंबर कौन है? सोचिए जरा। G9 का नवा मेंबर है चाइना। नाम किसने प्रपोज किया? ट्रंप ने। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर बहुत कम जगह है। ट्रंप मूव्स ब्रिंगिंग रशिया बैक इनटू G7 एडिंग चाइना टू मेक इट G9। ये इंडिया का एक मेजर न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स, जी हां, इकोनॉमिक टाइम्स हेडिंग, ट्रंप मूव्स ब्रिंगिंग रशिया बैक इनटू G7 एडिंग चाइना टू मेक इट G9। इंडिया G7 में था, G10 तो नहीं किया ट्रंप ने, तो उसके सारे वोट तो फिर चाइना को जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर? फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ और भी होगा वो भी बताऊंगा। G9 और चाइना, इसका मतलब शी जिनपिंग ट्रंप पे भारी पड़ता नजर आ रहा है। और अभी ईरान के मसले पर अगर ट्रंप कहता है कि 48 घंटे हैं, तो भाई पर्दा गिरा नहीं है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। इस पिक्चर में अभी चाइना भी है और रशिया भी है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जल्दबाजी में फैसला देना शैतान का काम होता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप हमारे साथ जुड़े। असली खबर हम आप तक पहुंचाते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है और कौन क्या कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नादिर गोबोल्स, लखविंदर सिंह, भारत इंटर प्राजेज, भारत, दो दो बार लिखा हुआ है। हारून राशिद, आवाज़े हक, यासीन, बहुत सारे नाम हैं। AY, शकीर हुसैन, राशिद सैयद, चंद्रशेखर साहू, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, इस्लामिक रील, रसिक टैंक, जेम, करण, इसर, अमीर नायक, जैनब, आमीना, लोकेंद्र कुमार, सनत कुमार, MQ, आशीष कुमार चौरसिया। मुझे लगता है मैं यहाँ पर नाम लेना बंद कर देता हूँ, क्योंकि फिर पता लग रहा है कि नाम ही लेता रहूंगा तो प्रोग्राम का क्या करूंगा फिर मैं। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, ट्रंप साहब तो G7 छोड़ के चले गए, परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मुझे इसने चौंका दिया, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन बेसिकली हिटलर वर्ड यूज करता था जूस के लिए कि उनको परमानेंटली पूरा का पूरा फिनिश कर दिया जाए। अब हिटलर की भाषा का उपयोग ट्रंप कर रहे हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन। और जब उनसे पूछा गया, जब वो जा रहे थे कि भाई आप क्यों जा रहे हो अल्टीमेटली, तो बोलता है कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं और जो आप सोच रहे हो सीज फायर, उससे काफी ज्यादा मैं करने जा रहा हूं। ए रियल एंड नॉट ए सीज फायर। और वहां पर जब एयरक्राफ्ट में थे कि दैट ही वांटेड टू गिव ईरान कुछ और, शायद उनको एक दो दिन और देना चाहते थे, पर वो आखिर में कहते हैं कि आई एम नॉट टू मच इन द मूड टू नेगोशिएट। जो वर्ड्स कहे हैं ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये सीज फायर नहीं होगा, एंड आई एम नॉट टू मच इन द मूड टू नेगोशिएट। तो जो पुतिन और कुछ और लोग जो कोशिश कर रहे थे कि कोई आपस में बातचीत हो, या ओमान भी कोशिश कर रहा था कि कोई आपस में एक टॉक हो जाए, तो उस टॉक को देखा जाए तो अब निगेट करने की बात हो रही है। तो ट्रंप इज कॉलिंग फॉर द रियल एंड। ये रियल एंड किसे कहते हैं भाई, ये हमें भी समझाओ जरा। व्हाट इज कॉल्ड द रियल एंड? और रियल एंड जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक शब्द हो सकता है। असली अंत ये क्या है भाई? लेकिन तुलसी गबार्ड के बारे में भी क्वेश्चन किया गया था, जो कि उनकी पूरी इंटेलिजेंस की चीफ है, कि भाई ईरान अभी किसी भी किस्म के वेपन बनाने से काफी दूर है। तो ट्रंप ने कहा कि आई डोंट केयर व्हाट शी सेड। द वर्ड सुनिए, आई डोंट केयर व्हाट शी सेड, इंसिस्टिंग ईरान वाज वेरी क्लोज टू हैविंग ए न्यूक्लियर बम। मुझे लगता है कि तुलसी गबार्ड, जिसके पास सारी इंटेलिजेंसेस हैं, सारे विंग्स हैं, और उसकी जो रिपोर्ट उन्होंने कंपाइल की है, उसको उठाकर ट्रंप ने कचरे की पेटी में 2 मिनट में फेंक दिया। शायद अब एक जिद है कि मुझे इस धरती के ऊपर ईरान नहीं चाहिए। क्या कहते हैं ना, कि मुझे इस धरती पे ईरान ही नहीं चाहिए। ये कुछ इस किस्म की बातें हैं कि मैं उसको पूरा बर्बाद कर दूंगा। जॉर्ज बुश ने यही कुछ अफगानिस्तान के लिए कहा था, अगर आप भूले नहीं हो तो, कि वी विल हंट देम डाउन वेयर एवर दे आर ऑन दिस अर्थ। 9/11 के बाद कुछ ऐसा ही वियतनाम में भी कहा था। तो क्या आपने किसी को पूरा का पूरा खत्म कर दिया? क्या क्या आप कर पाए?
तो इस किस्म की बातें जो हैं, रेटोरिक्स होती हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। वो जैसे कि ईरान ने कहा कि आज इजराइल के अंदर रात में दिन होगा, ये बातें कहने की होती है, रेटोरिक्स होते हैं। इसका मतलब थोड़ी कि रात में दिन हो जाएगा। और इजराइल ने कहना कि मैं खमनई को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, और कुछ नहीं बचेगा वहां पर, सिर्फ मिट्टी मिट्टी, धुआं धुआं होगा। भाई, 2.25 साल हो गए, आप गजा में 20 लाख लोगों को निकाल नहीं पाए, अपने 60 होस्टेजेस को आप वहां से आज तक ढूंढ नहीं पाए, आपने 1 लाख से ज्यादा मासूम लोगों की हत्या कर दी। अभी भी आप खून के प्यासे हैं, अभी भी आपकी खून की प्यास बुझी नहीं। तो मौत के सौदागर बन के अगर दोनों भाई आ जाए, नेतन्याहू और ट्रंप, तो कोई क्या करे भाई। तो इनका काम क्या है? लोगों को मारना, ताकि उनकी हथियारों की फैक्ट्री चलती रहे। और वैसे भी ट्रंप 80 साल का हो गया है, तो दिमाग खराब होना है ना। तो इंसान को कई बार एक एहसास होता है कि वो खुदा बन गया है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो खुदा बन गया है। ट्रंप को भी लगता है वो खुदा बन गया है, लेकिन ट्रंप से ज्यादा लगता है नेतन्याहू को कि मैं खुदा बन गया हूं, कि ऊपर से खुदा भी आ जाए तो मुझसे पूछेगा, भाई बता तेरी रजा क्या है। इन हालातों में आप क्या कर सकते हैं? मैं मान सकता हूं कि ईरान कमजोर हुआ है, मैं मान सकता हूं कि ईरान का